नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। ये लेक्चर सीरीज है इतिहास का डेली डोज, इतिहास मंथन पार्ट 6। आज का इतिहास मंथन आप देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें आप मुगल साम्राज्य के उस अनछुए पहलुओं को देखेंगे। टॉपिक तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये मैं तो टॉपिक जानता हूँ, लेकिन उसमें जो बारीकी है, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, उस बारीकी पर ध्यान दें। सीधे सिंपल सा जो क्वेश्चन बनता है उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि वो तो मुझे पता है आप जानते होंगे। ओके, चलिए, ये है इतिहास मंथन, इतिहास के डेली डोज का जो सीरीज है इतिहास मंथन, उसका पार्ट 6 है। आगे भी वीडियो जारी रहेगा, आप देखते रहें। मुगल काल और मराठा साम्राज्य को इसके अंतर्गत लाया गया है और उसके बारीकी को आप समझें। इतिहास मंथन का मतलब है कि पूरे चैप्टर को एक साथ एक वीडियो में कन्वर्ट करना। तो मैं लगभग 10-12 क्वेश्चन लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने होते हैं तो वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो इस कारण से एक मतलब ये इतिहास मंथन का लगभग एक ही अभी चल रहा है। जब तक मैं, जैसे कि हमने प्राचीन काल से अब तक मुगल काल तक हम लोग आ चुके हैं, अब मॉडर्न तक भी जाएंगे। ओके, चलिए, बातें कम काम ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देख रहे हैं, ओके, साइज को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ। हाँ, अब हुआ बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, ये भी आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए, इतना तक तो आप जानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। वैसे विद्यार्थी भी जो देख रहे हो शायद वो आगे वाले भी जानते हैं, कोई बात नहीं, अगर जानते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, जैसे ये दिखाया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आप जान गए कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। इसके बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त भी किया था और मुगल वंश की नींव डाली थी। ओके, इन सब की चर्चा है। बाबर ने, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। वो भारतीय शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। तो इस युद्ध में उसने किस नीति का पालन किया था? तुलगामा नीति का। तुलगामा युद्ध प्रणालियों को तोपखाने से जोड़ दिया। तुलगामा युद्ध प्रणाली था एक, उसको तोपखाने से जोड़ दिया। बाबर युद्ध में जीत का श्रेय तीरंदाजों को देता है, क्योंकि उसके पास उच्च किस्म के तीरंदाज और तोपखाने थे। एक नई तकनीकी थी जिसके कारण से वो भारतीयों को पराजित किया। वो तोपखानों को जोड़ दिया, साथ ही वो तीरंदाजों को श्रेय देता है। बाबर कहता है कि भारत के साथ जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसको जिताने में तीरंदाजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इस लड़ाई में तोपों और बंदूकचियों का संचालन क्रमशः बंदूकचियों, यानी जो बंदूक चलाने वाले, तोप चलाने वाले, इनका संचालन किसने किया था? उस्ताद अली कुली ने। किसने किया था? उस्ताद अली कुली तथा मुस्तफ़ा ने। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक, अधिकारियों, नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया। यानी कि भारत, ऐसा नहीं है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो बाबर था वो पानीपत के टाइम ही पहली बार आक्रमण किया था। उसके पहले भी वो, उसका 5वां आक्रमण का था, और उसके पहले भी वो 4 बार आक्रमण कर चुका था और उत्तर पश्चिमी भाग से भारत पे आक्रमण करता और कुछ प्रदेशों को जीतकर अपने अस्थायी जगह बनाकर फिर से लौट जाता। जब यहाँ के भारतीय शासकों के बीच मतभेद तो था ही, लेकिन जब इन्होंने अपने स्वार्थ की खातिर एक विदेशी आक्रमणकारी को निमंत्रण दिया और जिसका फायदा उठाकर बाबर ने इन भारतीय शासकों को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो उसने बहुत सारे धन लूटे। इन लूट के धन को अपने सगे संबंधियों, अधिकारियों के बीच बांट दिया। इसी समय बाबर को ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से भी कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, और उस कोहिनूर हीरा को किसको दिया? हुमायूं को दिया। किसने? बाबर ने।
भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासियों को, यहाँ तक कि भारत में जो विजय प्राप्त किया था तो रियल शासक तो वो काबुल का था, तो काबुल निवासियों को, प्रत्येक काबुल निवासियों को उसने एक एक चांदी का सिक्का उपहार भी दिया था। किसने? बाबर ने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एक चांदी का सिक्का उपहार किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था भारत विजय के उपलक्ष्य में। अपनी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई है, यानी कि उदार व्यक्ति भी था बाबर, तो इसलिए उसे कलंदर भी कहा जाता है। एक पुराना गाना यदि आप सुनिएगा, मूवी का गाना है, सिकंदर भी आया कलंदर भी आया, न कोई रहा है न कोई रहेगा न कोई रहा, यानी कि कलंदर, सिकंदर तो आया था इसके पहले प्राचीन काल में, कलंदर आया था, एक आक्रमणकारी था, वो मध्यकाल में आया था, जिसे कहा जाता है बाबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्यकाल से ये क्वेश्चन बनता है, मुगल काल से। ताजमहल के निर्माण से जुड़ा था कौन? ये भी सीधा और सिंपल सवाल है, आप बता सकते हैं आंसर कौन सा है? शाहजहां। शाहजहां ताजमहल से जुड़ा हुआ है। चलिए अब ताजमहल से जुड़ी हुई उस अनोखी बातों की चर्चा करेंगे। ये भी बात आप जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का रियल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। ओके, और अर्जुमंद बानो बेगम कौन थे? आप नूरजहां का नाम सुने होंगे, तो नूरजहां का भाई था आसफ खां। आसफ खां की पुत्री का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जहांगीर के समय में, अंतिम समय में नूरजहां ज़्यादा सक्रिय हो गई थी राजनीतिक शासन कार्यों में, और जहांगीर इनको सत्ता सौंप के एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो निश्चित जीवन जी रहा था। तो उस समय नूरजहां की माँ, पिता एतमादुद्दौला खां, भाई आसफ खां, ये सब बहुत ही सक्रिय थे मुगल काल में। तो आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जहांगीर के पुत्र शाहजहां से, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे ये शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि दी थी। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण शाहजहां की देखरेख में उस्ताद ईसा खां ने संपन्न करवाया था, यानी कि जो स्थापत्यकार थे वो थे उस्ताद ईसा खां। जबकि मकबरे की योजना किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। उस्ताद अहमद लाहौरी ने मकबरे की योजना बनाया था। शाहजहां ने लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल असर की उपाधि किसे प्रदान की थी? लाहौरी को। लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण में सहायता के लिए बगदाद तथा सिराज से हस्तकला विशेषज्ञ, यानी कि जो लाहौरी ने जो योजना बनाया था उसमें ताजमहल के अलग अलग जो हिस्सा है उसके निर्माण के लिए विदेशों से अलग अलग स्थापत्यकार को बुलाया था। तो चलिए देखते हैं कि किस पार्ट का निर्माण किस विशेषज्ञ ने किया था। सबसे पहले देखेंगे, चलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब आप देखेंगे उसने लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण में सहायता के लिए बगदाद तथा सिराज से हस्तकला विशेषज्ञ, जो हाथ से जो खुदाई करते थे, कुस्तुनतुनिया से गुंबद कला विशेषज्ञ, बुखारा से फूल पत्ते की खुदाई विशेषज्ञ, समरकंद से शिखर निर्माण और बाग बगीचा निर्माण में कुशल लोगों को बुलवाया था। यानी कि हर पार्ट के लिए एक अलग अलग स्पेशलिस्ट बुलाए गए थे। इस मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। यानी कि एक जो ताजमहल बनाया गया है उस ताजमहल में मध्य एशिया, ईरान और भारत की भवन निर्माण के शैलियों का मिश्रण है। संभवतः यह मकबरा दिल्ली में निर्मित हुमायूं का मकबरा और खाना के मकबरे से प्रेरित है। यानी हुमायूं का मकबरा जो था, जो अकबर ने बनवाया था, और खाना का मकबरा उससे प्रेरित था। इस इमारत की लंबाई 1900 फुट, चौड़ाई 1000 फुट है। ताजमहल के मध्य में स्थित मकबरा 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। ताजमहल के मध्य में स्थित मकबरा 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। मकबरे की मुख्य इमारत 108 फुट ऊंची है। मकबरे की छत पर बनी 4 मीनारों के बीच 187 फुट ऊंची गुंबद है। यानी कि उसके चारों तो 4 मीनारों का भी निर्माण किया गया है
और जिसकी ऊंचाई यहाँ पे दी गई है। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी, यदि आप नेट एग्जाम पास करना चाहते हैं, JRF पास करना चाहते हैं, तो आपने तो बहुत सारी आपके पास पुस्तक होगी, आपने बहुत पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो भी इस टॉपिक मेन टॉपिक है, जैसे ताजमहल का संबंध किससे है ये तो आप जानते हैं, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इतने फैक्ट दिए गए हैं, इस फैक्ट को आप कॉपी में नोट कर लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और बातें भी दी गई है ताजमहल संबंधित। जैसे छत पर बनी 4 मीनारों के बीच 187 फुट ऊंची गुंबद है। ताजमहल के अंदर के भाग में पितादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। अब आप सोचेंगे कि पितादुरा शैली क्या है? पिटागोरा शैली भी कई नेट के एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है। तो एक तरह का शैली जिसे संगमरमर पे हीरे मोती जवाहरात की खुदाई करके उस पे लगाई जाती है। सबसे पहले पिटागोरा शैली का नमूना जो मिलता था वो एतमादुद्दौला के मकबरा में मिला, और यहीं से इस शब्द का जिक्र हुआ, ये नाम उभर कर आया, पिटागोरा शैली उभर कर आया, स्टाइल ये उभर कर आया। इसे जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था अपने पिता के मकबरे में, और वही चीज़ को फॉलो किया गया है शाहजहां ने ताजमहल में भी करवाया था। इस मकबरे का निर्माण कार्य 1631 में आरंभ हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। कला इतिहासकार वेन बेगले की दृष्टि में यह मकबरा सम्राट की पत्नी की यादगार न होकर ईश्वरीय सिंहासन और बहिश्त की प्रतिकृति है। हैवल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है किसने, और इसे प्रेम का काव्य भी कहा जाता है, तो हैवल ने कहा है। ओके, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां जो था अपनी पत्नी मुमताज़ महल से बहुत प्यार करता था। मुमताज़ महल जो थी बहुत ही सुंदर थी, तो इस्लाम में किसी व्यक्ति विशेष का चित्र को उकेरा नहीं जा सकता, तो इसीलिए उसके प्रतिकृति के रूप में उन्होंने उसे सुंदरता के रूप के लिए उस ताजमहल की, इतने सुंदर ताजमहल का उसने निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है 54, कौन मुगल इतिहासकार थी? मुगल इतिहासकार थी तो जहांआरा, रोशन आरा, मेहरुनिशा नहीं, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो अकबर की बुआ थी, जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी। यह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ थी। इसका विवाह एक प्रभुत्वशाली सरदार ख्वाजा खां के साथ हुआ था। इसने अकबर के आग्रह पर 1580 से 1590 के बीच एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम को फारसी का बड़ा अच्छा ज्ञान था। इस ग्रंथ से हमें बाबर और हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चूँकि वह शाही परिवार से संबंधित थी तो कोई दरबारी इतिहासकार नहीं था, अतः इसने घटनाओं का आंखों देखा और स्पष्ट वर्णन किया। बाबर तथा हुमायूं के बारे में अनेक तथ्यों की जानकारी का आधार यही ग्रंथ है। उसके सभी भाई उसका बहुत सम्मान करते थे। इस ग्रंथ में कहीं कहीं उसने तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का भी प्रयत्न किया है। ये तो जाहिर सी बात है, यदि आप खुद उस समय के आंखों देखी आधार पर अगर ग्रंथ रचना करते हैं तो जो बातें ऐसी हो जिसे पढ़ने के लिए नहीं उकेरा जाए, तो वे लोग इससे कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है अकबर से संबंध बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो संबंध बनाने वाला प्रथम शासक था कछवाहा। कछवाहा राजपूत थे। कछवाहा राजपूत ये राजस्थान के रहने वाले थे। वहीं जो कछवाहा राजपूत की पुत्री का विवाह यानी जोधा बाई का या हरका बाई भी कहेंगे विवाह अकबर के साथ हुआ था, और उसने सबसे पहले उनसे संबंध बनाया था। अकबर के संबंध बनाने वाले प्रथम शासक कछवाहा राजपूत था। अकबर की गद्दी पर बैठते ही आमेर का राजा भारमिल उसके दरबार में आया। बादशाह के मन में उसके व्यक्तित्व की बहुत अच्छी छाप पड़ी थी, क्योंकि जब एक पागल हाथी के भय से लोग इधर उधर भाग रहे थे, यानी कि कछवाहा
राजपूत के जो शासक थे यानी भारमल, उनके संबंध में उनकी एक छवि राजा के मन में जो थी बहुत ही अच्छी थी। क्यों? तो एक बार राजा अजमेर गए थे और अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने, उस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ दृश्य वहाँ पे देखा, उन्होंने देखा क्या कि एक पागल हाथी के भय से लोग इधर उधर भाग रहे थे। उस समय भारमल की अगुवाई में राजपूत दृढ़ता के साथ वहाँ डटे रहे। 1562 में जब अकबर अजमेर जा रहा था तो उसे मालूम हुआ कि स्थानीय मुगल सूबेदार भारमल को परेशान कर रहा था। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। अपनी छोटी लड़की हरका बाई का विवाह, जिसे जोधा बाई भी कहा जाता है, अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को पुख्ता किया। तो इस तरह से उसके संबंध अच्छे रहे और आगे चल के जैसे भारमल के पुत्र भगवान दास का बेटा मान सिंह, ये सब अकबर के दरबार में रहे और उन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी प्रकट की और उनके दरबार में ऊंचे पदों पर ऊंचे मनसबदार भी रहे ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मनसबदारी प्रथा प्रभावित थी किससे? मंगोलियों से। मनसबदारी प्रथा किससे प्रभावित थी? मंगोलियों से। चलिए अब हम देखते हैं कि मनसबदारी प्रथा मंगोलियों से किस तरह प्रभावित थी और किस तरह से वो आधारित थी। मनसबदारी मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और मैं आपको बता दूं, आप बहुत जगह सुनते होंगे कि दशमलव प्रणाली। अब आपके मन में आता होगा कि दशमलव प्रणाली होता क्या है। यानी कि जब जो अंक होता है, जो नंबर होता है, जैसे 10 से अब 10 से 100 होगा, 100 से 1000 होगा, 1000 से लाख होगा, यानी एक पर शून्य की संख्या ऐसे कर बढ़ती जाती है तो उसको कहा जाता है दशमलव प्रणाली। तो ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी दशमलव प्रणाली पर ही आधारित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में सर्वप्रथम मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। यानी सर्वप्रथम जो मनसबदारी व्यवस्था लागू होती है तो ये कब? अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में सर्वप्रथम मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। मनसब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद। इसका निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के 3 प्रमुख अंगों सामंत, सेना और नौकरशाही को एक समान व्यवस्था में संगठित कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम किसके शासनकाल में आया था? ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप याद भी रखिएगा। सबसे पहले आया था अकबर के शासनकाल में। भारत में तंबाकू किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, किस मुगल शासक ने? तो जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 58 जो क्वेश्चन है वो है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था कौन? अबुल फजल, बिरबल, बदायूनी, फैजी। दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। अब अबुल फजल के बारे में भी बहुत सारी बातें आप जानते होंगे। अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल। यह शेख मुबारक का पुत्र था। किसका था? शेख मुबारक। यह अकबर के संपर्क में आया तथा शीघ्र ही उसका विश्वास पात्र वजीर और घनिष्ठ मित्र बन गया। यह उदार विचारों का था। अकबर की उदार धार्मिक नीति पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। यह दीन इलाही का प्रधान पुरोहित भी रहा। कि कौन? अबुल फजल। और अबुल फजल ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उनमें सबसे पहला ग्रंथ का जो नाम आता है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वो था अकबरनामा। अकबरनामा ग्रंथ में अकबर के समय का इतिहास लिखा है। अपने दूसरे ग्रंथ आईने अकबरी, देखिए अब ये तो लिख दिया दूसरे ग्रंथ, लेकिन मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर शॉर्ट में बता दूं कि जो इस तरह से कह रहा है अपने दूसरे ग्रंथ, तो आप ये ना समझिए कि अकबरनामा से अलग ये दूसरा ग्रंथ है। अकबरनामा को ही 5 पार्टों में बांटा गया है। उसके तीसरे पार्ट को आईने अकबरी कहा जाता है। तो उसमें अकबरकालीन प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। वह अकबरकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। फिर भी उसके ग्रंथों में अकबर की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा की गई है।
1902 ईस्वी में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करवा दी। किसकी? अबुल फजल की। अब ये बात सही है कि यदि उसके दरबारी इतिहासकार ही था अबुल फजल, तो जब उस समय के इतिहास देखता है तो जो राजा से संबंधित था, लेकिन कुछ अच्छे काम जैसे कृषि से संबंधित इन सब की चर्चा जो की गई है, तो उसमें पूर्वाग्रह नहीं है, या थोड़ा वो है, बहुत है भी, लेकिन इस उनके ग्रंथों में ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में राजा के जरूरत से ज़्यादा प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, हज के लिए अनुदान देना सर्वप्रथम शुरू किया था किसने? तो अकबर ने। हज के लिए अनुदान देना यानी दान देने की प्रथा किसने की थी? अकबर ने। हज के लिए अनुदान सर्वप्रथम अकबर ने दिया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने मक्का यात्रा करने वाले मार्ग व्यय राजकोष से देने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने बहुविवाह प्रतिबंध लगाया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह को रोकने हेतु सम्राट ने 16 वर्ष से कम आयु के बालक और 14 वर्ष से कम आयु वाली कन्या का विवाह वर्जित कर दिया। विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि अकबर ने महिलाओं के सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए और साथ ही धार्मिक सहिष्णुता लाने का भी प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के थे क्या? तो अभिभावक थे। दादाजी कोंडदेव कौन थे? अभिभावक थे, गार्जियन। पूना सुपा की जागीर की देख रेख में थे कौन? दादा कोंड जी। शाहजी भोसले के मित्र थे, और शाहजी भोसले मतलब उनके पिता। किसके पिता? शिवाजी के पिता। दादा कोंडदेव एक मराठी सरदार थे। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने शिवाजी के मन में हिंदुत्व के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न कर दी। ब्राह्मणों और गायों के प्रति उनके हृदय में गहरी आस्था उत्पन्न कर दी। उन्होंने शिवाजी को वीरता की भावना से ओतप्रोत किया तथा भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना की। ओके। दादा ने शिवाजी के छोटे से राज्य को सुव्यवस्थित किया तथा स्वतंत्र राजस्व प्रणाली को नियमित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ? वो तो है कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। शिवनेरी देवी के नाम पर इसका नाम शिवाजी रखा गया। इनकी माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक और शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, सैनिक अभ्यासों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिवाजी आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, यानी समर्थ रामदास, जो प्रायः शिवाजी से कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकीकृत करो। यानी कि जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो हमेशा कहा करते थे शिवाजी से कि वो हमेशा एकीकृत मराठा को एकीकृत करो, यानी यूनिफिकेट करो, यानी उनको एक जगह लाओ तथा महाराष्ट्र के धर्म प्रचार करो। महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना शिवाजी का मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने हिंदू पदशाही अंगीकार किया और ब्राह्मणों का रक्षा का व्रत लिया। इस उद्देश्य से शिवाजी ने, चलिए आगे देखते हैं, इसी में होगा। इस उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मराठों का नौ सैनिक अड्डा था कहाँ? कुलाबा में। मराठों का नौ सैनिक अड्डा कहाँ था? कुलाबा में था। 5 प्रकार की नावों का 400 नावों का बेड़ा उनके पास था। ओके, शिवाजी के पास अच्छी व्यवस्था थी नौसेना की। कोलाबा के अतिरिक्त कल्याण और भिवंडी नगरों में 9 सैनिक अड्डे थे। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ हुई थी। किसके बीच हुआ था? तो
तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसको डिटेल्स देखते हैं कि क्या कैसे हुआ था। शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि छत्रसाल और बर्नियर की उपस्थिति में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके बीच जय सिंह और शिवाजी के बीच। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ छत्रसाल और बर्नियर की उपस्थिति में हुई थी। उस समय मनुची भी वहाँ उपस्थित था। मनुची एक विदेशी यात्री था। इस संधि का निम्नलिखित, इस संधि की शर्तें क्या थी? तो इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी, देख लेते हैं। शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी। शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा करेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। ओके, तो ये था। क्वेश्चन नंबर 64, मराठा साम्राज्य का ग्राम निम्न अधिकारी था कौन? ग्राम निम्न अधिकारी कौन था? चलिए देख लेते हैं। था कुलकर्णी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए कि मराठा साम्राज्य का ग्राम निम्न अधिकारी को क्या कहा जाता था? कुलकर्णी कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का ग्राम का निम्न अधिकारी कुलकर्णी था। कुलकर्णी का मतलब होता है लेखपाल। लेखपाल यानी अकाउंटेंट। भूमि का लेखा जोखा रखता था। ग्राम का मुख्य अधिकारी मुखिया पाटिल पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। वह ग्राम तथा पेशवा के प्रशासन के बीच मध्यस्थ था। पाटिल का पद अनुवांशिक था। पटेल के अधीन कुलकर्णी यानी ग्राम लिपिक होता था, पटेल के अधीन होता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था। कुलकर्णी के लेख की देखभाल करता था। ओके, देखिए क्वेश्चन तो एक सीधा सिंपल सा है कि साम्राज्य का निम्न अधिकारी ग्राम का, मराठा साम्राज्य के ग्राम का निम्न अधिकारी था कुलकर्णी। लेकिन कुलकर्णी के बाद और जो मुख्य अधिकारी होते थे मुखिया पटेल, तो कुलकर्णी जो होता था पटेल के अधीन होता था। लेकिन कुलकर्णी के नीचे जो होते थे वो थे चौगुले, जो पटेल की सहायता करते थे। कुलकर्णी के लेख की देखभाल भी करता था। ओके, तो ये आपने देखा मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के आज का मंथन का ये टॉपिक था, और जो क्वेश्चन निकल के आए उसे आपने देखा। नेक्स्ट इतिहास मंथन आप देखेंगे तो उसमें आधुनिक भारत का टॉपिक रहेगा, तो इसीलिए आप देखना ना भूलें, क्योंकि आपको ये ऐसा हो रहा है कि आपके इतिहास का मंथन किया जा रहा है कि आपको एक साथ सारे टॉपिक को लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि अभी मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ प्राचीन काल, तो मैं सिर्फ मेरा लेक्चर प्राचीन काल पर ही चलेगा 2 महीना, ऐसा नहीं है। ये पूरा मंथन हो रहा है, तो आप इस क्लास से जुड़िए और मंथन कीजिए, देखिए कि आपको किस तरह के बेशकीमती नॉलेज प्राप्त हो रहे हैं। ओके, इसीलिए चैनल पे बने रहें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप इतिहास मंथन सीरीज को मिस न ज़रूर देखें इतिहास मंथन सीरीज को, और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।